किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय लेकर आते हैं और उन पर विचार विमर्श करते हैं, सार्थक अंजाम तक पहुंचते हैं ताकि हमारे किसानों का सही मार्गदर्शन हो सके। आज के विचार विमर्श में जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। जी हाँ, वो है आलू से जुड़ा हुआ। आलू एक ऐसी फसल है जो कि हम सभी को प्रिय है और भारतीय रसोई की जान भी है। इसे हम कहें कि हमारी खाद्य सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली सब्जी है तो शायद गलत नहीं होगा। इसके अलावा हमारे किसानों की आय में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लेकिन आलू के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको समझना होगा, उनके अनुसार हमें अपनी कृषि को बदलना होगा, उसमें प्रबंधन को अपनाना होगा। और ये है कीट और बीमारियाँ, साथ ही जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी चुनौती है। तो इन तमाम चुनौतियों के साथ कैसे हमारे किसान उचित तरीके से आलू की खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में अच्छे भाव सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की, जिसमें आज हम बात करेंगे आलू प्रबंधन, कैसे खेती से मुनाफे तक को सुनिश्चित किया जाए। आलू की फसल विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। तापमान और जलवायु आलू के उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। आलू के अच्छे अंकुरण के लिए 24 से 25 डिग्री और उत्पादन व वानस्पतिक वृद्धि के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान अनुकूल होता है, जबकि कंद निर्माण के लिए 17 से 20 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। बुआई से पहले बीज कंद को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 10 से 15 दिनों तक छायादार जगह पर रखें और सड़े या अंकुरित न हुए कंद अलग कर दें। किस्मों की बात करें तो आलू की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी चिपसोना 4, कुफरी फ्राई सोना और मध्यम दीर्घ अवधि वाली किस्में जैसे कुफरी हिमसोना, कुफरी सिंदूरी, कुफरी शीतमान, कुफरी स्वर्ण और कुफरी गिरिराज आदि की बुआई 25 अक्टूबर तक जरूर कर लें। वहीं कुफरी जामुनिया एक मध्यम अवधि और अधिक उपज देने वाली नई उन्नत किस्म है। ये बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 320 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये किस्म जैव संवर्धित है। इसमें पोषण की मात्रा ज्यादा है। आलू में कई तरह के प्रबंधन की जरूरत भी होती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो अंकुरण निकलने के समय और जरूरत के हिसाब से 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें, लेकिन आलू खोदने के 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो कुछ मुख्य खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी और पत्थर चट्टा आदि आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए समय रहते कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। आलू में कीट और रोग प्रबंधन भी जरूरी है। आलू को अगेती व पछेती झुलसा रोग और मोज़ेक रोग से बचाना चाहिए। वहीं कीटों की बात करें तो आलू में माहू, पत्तियों का फुदका और आलू का कंद मोथ के हमले की आशंका रहती है। इन कीटों और रोगों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आलू के भंडारण का सर्वोत्तम स्थान शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज है। इस तरह आलू की बुआई से लेकर उसके प्रबंधन और भंडारण हर एक काम को सही तरीके से करने पर आलू की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको खास बातों के बारे में बताया। आलू की फसल कैसे आप अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप किस्मों का चुनाव करें, कीट और बीमारियों का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही आलू एक ऐसी फसल भी है जिसे लेकर प्रसंस्करण में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अवसर हैं और इसे हमारे किसान समझ सकते हैं। आइए आज के विषय को और विस्तार से समझते हैं हमारे खास मेहमानों से जो कि स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अध्यक्ष हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ में।
साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बबीता चौधरी जी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, मेरठ में ही। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आलू की फसल से जुड़े भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको भी बताया कि कैसे ये फसल हमारे किसानों की आय, हमारे देश की खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राजेश, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये समय आलू की फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई तरह की फसलों के साथ चुनौती होती है और उनकी तैयारी आपको फसल की बुआई के पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो ये समय कितना महत्वपूर्ण है आलू के लिए? किसान भाइयों, आलू की खेती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नकदी फसल है और इस समय इसकी तैयारी बहुत तेज़ी के साथ हमारे किसान भाई कर रहे हैं। मौसम का थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव रहा सितंबर महीने में, और अभी अक्टूबर में भारी बारिश होने के कारण जो आलू की अगेती फसल किसान भाइयों की बुआई 15 सितंबर के करीब जो करते थे जी, वो बहुत प्रभावित हुई। और उसकी अगर हम बात करें तो पंजाब में होशियारपुर, ऊना, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज और छोटे छोटे जो हमारे मझोले और लघु सीमांत किसान कृषक हैं, वो आलू को अगेती फसल के रूप में लेते थे और उसके बाद वो एक दूसरी फसल लेते थे। गेहूं भी उसके साथ लेते थे, प्याज की खेती कर सकते थे, मेंथा की करते थे, जिससे कि एक फसल की सघनता बढ़ती थी। वो बहुत अधिक प्रभावित हुई है। जी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो हमारी मुख्य फसल का समय है, उसके लिए जो ये बारिश हुई है उससे किसान भाइयों उनको पलेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी नमी मिलेगी। लेकिन जहाँ की मृदा थोड़ी सी उतनी बलुई नहीं होगी, उनके लिए थोड़ा सा मतलब ये जल धारण क्षमता जिन फसलों आगे खिसक जाएगी। क्योंकि आलू की बुआई के लिए 15 अक्टूबर से लेकर के लगभग 15 नवंबर तक हर जगह के अनुसार बहुत अनुकूल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम 15 अक्टूबर से शुरू करते हैं और अक्टूबर के लास्ट तक, और अगर हम बिहार और थोड़ा सा आगे तक जाते हैं तो 15 नवंबर तक आलू की बुआई हम कर सकते हैं। और मुख्य आलू का जो क्षेत्र है उसको अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल, अगर तीनों को जोड़ दें तो हम करीब 70-75% के करीब हमारे आलू की खेती इन्हीं क्षेत्रों से होती है। जी। जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है, अगर हम कह सकते हैं कि गंगा का जो हमारा ये मैदान है, ये आलू के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अधिक। तो जैसा कि आपने बताया कि, और मैंने भी कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि फसल तो बहुत अच्छी है, नकदी फसल है, किसानों को अच्छा लाभ होता है, हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी रसोई घर की शान है ये फसल, ये सब्जी। लेकिन जलवायु परिवर्तन का ही असर है कि इस तरह की बारिश हो रही है ऐसे समय में जब अमूमन बारिश नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ क्षेत्रों में नमी अभी भी बनी हुई है। तो बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय, क्योंकि थोड़ा सा जैसे डॉक्टर राजेश ने भी बताया कि बारिश की वजह से कहीं के लिए तो ये वरदान साबित हो रही है बारिश कुछ किसानों के लिए आलू की फसल में, और कहीं कहीं चुनौती भी है। तो ऐसे में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे अपनी खेती के तरीके को, या फिर क्या सावधानियां इस वक्त हमारे किसान बरतें? जैसा कि अभी डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि अगेती फसल में बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसके लिए हम यही करना है कि जो हमारी बुवाई है थोड़ा हम उसको इधर मध्यम जो अवधि होती है, मुख्य फसल का जो समय होता है, इस टाइम पे हम 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक उस फसल को लगा सकते हैं। उसको लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो आलू की जो अर्ली बल्किंग होती है, जैसे उसमें हमारे कुछ मुख्य मतलब वो हैं प्रजातियाँ, कुफरी बहार है और कुफरी मोहन है, ये अर्ली बल्किंग प्रजातियाँ होती हैं। तो किसान भाई इस प्रजाति को जो है लगा सकते हैं और जल्दी थोड़ा इसकी खुदाई करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
जी जी बिल्कुल। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या बुआई के समय के साथ ही किस्में भी बदलेंगी? क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया, मैम ने भी बताया कि थोड़ा जो समय है वो आगे पीछे हो रहा है और ये करना भी महत्वपूर्ण है जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए। तो क्या हमारे किसानों को अपनी किस्मों को भी बदलना चाहिए? क्या किस्मों का चुनाव भी उसी अनुसार करना चाहिए? इस बार क्या आपको लगता है इस पर ज़्यादा विचार उन्हें करना पड़ेगा? किसान भाइयों, जैसा कि किस्मों की बात है, तो हमारे संस्थान द्वारा करीब 76 प्रजातियों किस्मों का विकास हुआ और उसमें विभिन्न इसके सेगमेंट हैं। विभिन्न सेगमेंटों में आलू की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। जो अगेती हमारी फसल है उसका केवल मुख्य पर्पज़ है कि वो 60, 65, 70 दिन में हमको अतिरिक्त आय प्राप्त हो और उस अतिरिक्त आय के लिए हम उन प्रजातियों को चयन करते हैं जिन प्रजातियों को उतने कम समय में अच्छी उसकी बल्किंग हो और अच्छी बढ़वार हो। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुफरी पुखराज, कुफरी गंगा, कुफरी मोहन, इन प्रजातियों को हमारे किसान भाई लगाएं और इसको लगा करके और अगली कोई फसल उसमें जोड़ करके मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी। लेकिन जो मध्यम हमारी अवधि की पकने वाली हैं या हम उसको टेबल पोटैटो के तौर पर मानते हैं, तो यही सारी प्रजातियों को, जिसमें कुफरी बहार एक प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश के में बहुत अधिक करीब 25% रकबा इसी प्रजाति के अंतर्गत आता है और उसको हम लेते हैं। कुफरी आनंद है, कुफरी हमारे जो ज्योति एक प्रजाति है जो पंजाब में बहुत बड़ी एरिया में लगती है और उसको अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत अधिक एरिया में लगती है और हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ की भी प्रमुख किस्में हैं और इन प्रजातियों का भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और अगर हम दूसरा जो सेगमेंट है, जो प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, उसमें हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियों की संख्या करीब 10 है। लेकिन जो प्रमुख प्रजाति हैं, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी चिप्सोना 5 अभी नई किस्म निकली है। एक चिप भारत 1 है, चिप भारत 2 है और इसके साथ साथ जो और सारी प्रजातियां हैं, कुछ हमारे विदेशी प्रजातियों को भी हमारे प्रोसेसिंग में बड़ा उनका स्थान है। जैसे हमारा लेडी रोजेटा है और इसके अलावा जिस तरह की जो प्रजातियां हैं उसको किसान भाई लगा रहे हैं, उसको उगाते हैं। और एक बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों की बात होती है। जी जी। उसमें हमारे संस्थान द्वारा जो विकसित प्रजाति है उसमें 3 की बात अगर हम करें, कुफरी नीलकंठ, ये नाम से ही है, इसका कलर जो है वो नीले कलर का होता है। जी जी। एंथोसाइनिन की बड़ी अच्छी मात्रा मिलती है और अंदर का फ्लैश जो है वो थोड़ा सा हल्का एलोइस होता है, तो जिससे कि बीटा जो हम कैरोटीनाइड की बात करते हैं वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन सी भी इसमें पाई जाती है जी। और एक कुफरी मानिक है जिसमें जिंक और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। और अभी कुफरी एक जमुनिया करके हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति है। जी जी। उसमें भी जामुन की तरह उसका कलर बाहर और अंदर दोनों होता है, तो एंथोसाइनिन रिच होती है और इसका प्रयोग हम अगर नेचुरल कलर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका कलरफुल जो है चिप्स बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका हमने जिक्र इसको हम जो दही में डाल करके हम खाते हैं उस तरह से भी यूज कर लेते हैं, सलाद के तौर पर भी यूज करते हैं। जी जी। तो इस तरह से हैं और इसको हमारे किसान भाई अगर किचन गार्डन में प्रयोग करें जिससे कि हर घर में और हर किचन में धीरे प्रचलित भी और हर थाली में ये पहुँचे। जी। और किसानों के लिए भी लाभदायक है और हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयुक्त। जी बिल्कुल। और इसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर इसकी शुरुआत आप घर की बगिया से करते हैं तो धीरे धीरे एक जो स्वाद है वो भी धीरे धीरे आप उससे परिचित होते हैं और इसे हम ये कह सकते हैं कि
आगे चल करके ये ज़्यादातर किसान इसे अपनाएंगे अगर इस तरह से इसका प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसा कि हमें डॉक्टर राजेश ने भी बताया। अब हम बबीता जी से बात करें उससे पहले बता दें कि हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं, रोहित जी भी हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और रोहित जी आलू की खेती भी करते हैं, वो हमें बताएंगे कि आलू की खेती में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद एक प्रगतिशील किसान है, तो उन्होंने अपने स्तर पर किस तरह के प्रयास किए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले तो हमने किस्में चुन ली, लेकिन अब बारी आती है कंद बीज की, और हम जानते हैं कि इसका भी एक पूरा एक विधि होती है कि खास तौर पर आलू की फसल अलग तरह की इसकी बुआई होती है, इसके बीज कंद जो होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे पहले कि वो रोपें, उसको मिट्टी में डालें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजू जी। मैं सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी, जो बीज का चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सही बीज का चुनाव करेंगे तभी हमारी जो है आगे फसल अच्छी होगी। सही बीज के चुनाव के लिए सबसे पहले हम अच्छी जगह से, जो प्रमाणित संस्थाएं होती हैं, वहाँ से प्रमाणित बीज लें, और जो है उसको बीज का जो आकार है वो जो है 50 से 60 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है, और समूचा आलू लगाना चाहिए, ना कि हमें आलू को काट के लगाना चाहिए। देते हैं किसान, काट के लगाते हैं, काट के लगाते हैं, वो विधि सही नहीं है। इसलिए हमें समूचा आलू और जो बीज आकार का आलू जो है खेत में जो है लगाना चाहिए। और खेत की जो है तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, सही से पाटा लगा के, और खेत की जुताई और जो है उसकी जो रीज है बिल्कुल सही तरीके से बनी होनी चाहिए। और जो है आलू की जो दूरी होती है, आलू से आलू की दूरी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो आलू हम बोते हैं उसकी गहराई भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गहराई जो हम रखते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे जो है आलू मतलब ज़मीन में, रिज में जो है गड़ा होना चाहिए। और बीज से बीज की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसमें जो संतुलित खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि हम बीज के लिए करते हैं 150 से लेके 180 तक नत्रजन करते हैं, और जो है 80 किलो उसमें जो है पोटास करते हैं, और 100 और जो है उसमें फिर 100 किलो हम MOP करते हैं। तो इस तरह से संतुलित खाद का जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। और बीच बीच में हमें रोगिंग, जैसे ही हमारा अंकुरण आता है तो हमें जो है रोगिंग जरूर करनी चाहिए। उसमें जो अनवांछित पौधे होते हैं उनको निकाल देना चाहिए, और जो रोग जनित पौधे होते हैं उनको निकाल देना चाहिए। और समय समय पर उसको मतलब रोगों से बचाने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। और जो पानी हम उसमें लगाते हैं बिल्कुल बड़े ध्यान से जो है 5 से 6 सिंचाई हम बीज में जो है हम देते हैं। वो जो सिंचाई का जो वो लेवल रहता है वो रिज के पूरा ऊपर तक नहीं होना चाहिए, हाफ रिज तक जो है हम पानी लगाते हैं। तो इस तरह से किसान भाई अपना अच्छा जो है बीज का उत्पादन कर सकते हैं। और हर एक किसान भाई को अपना जो है सीड ब्लॉक अलग बनाना चाहिए, और जो मार्केट में आलू जा रहा है उसका अलग होना चाहिए, लेकिन सीड ब्लॉक हर एक किसान भाई को अपना अपना बनाना चाहिए। जी। आइए रोहित जी से बात करते हैं, प्रगतिशील किसान है। रोहित जी, आप बताएं आप किस तरह की आलू की खेती करते हैं और आपका अनुभव क्या है। मैं जनपद अमरोहा से रोहित चौधरी, ब्लॉक जोया और सरखड़ी मंडी का स्थायी निवासी हूँ, जो मैं साथी किसान एग्रो से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आलू की खेती 3 से 4 वर्षों से करता आ रहा हूँ। जो पहले फसल चलती थी गन्ने की, तो एकल फसल पे ही था। उसके बाद मुझे नई जानकारियाँ मिली, जिसके द्वारा मुझे आलू की खेती करने का मौका मिला, और मैंने धीमे धीमे आलू की खेती करनी शुरू की, जिसमें मुझे डॉक्टर साहब, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत मदद की। समय समय पर साइड खेतों में विजिट करना, समय समय पर जानकारी देना, ये उनका बहुत सहयोग रहा। आलू की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसके अंदर पानी का रख रखाव। पानी कब देना है और कितना देना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसके अंदर पानी का। पानी अगर स्प्रिंकलर द्वारा दिया जाए तो आलू की पैदावार में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी वृद्धि होगी, यानी कि 1.5 गुना मान के चलिए। जी। और अगर आप उसमें भी स्प्रिंकलर होता तो अच्छी कंपनी का लगवाने का कोशिश करें। सबसे मेन चीज़ है कि मैम बोल रही थी कि बीज का चुनाव, बीज A, B, C और D 3 ग्रेड में आता है।
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बी ग्रेड का ही बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बाद जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है अगर सी ग्रेड का लेंगे, डी का लेंगे। और इसके बाद जैसे कि आप उसके अंदर डी ग्रेड लेंगे तो वो आपको उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा जो आपको बी ग्रेड देता है। बी ग्रेड ही बेस्ट चुनाव है बीज का। जी जी बिल्कुल। तो आपने अपने अनुभव के बारे में बताया और सिंचाई के बारे में यहाँ पर आपने जिक्र किया कि सिंचाई कब, कितनी, कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं और मेहनत पूरी करते हैं कि अच्छी फसल मिले तो इस पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ ही विचार विमर्श में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हम बात करेंगे कि चलिए आपने बुआई तो कर दी, लेकिन अच्छा अंकुरण और अच्छा कंद निर्माण हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। कृपया ध्यान दें, लगता है ट्रेन से कुछ टकराया है। थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे। हम ईस्टबरा पहुंचने ही वाले थे कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है। अरे ड्राइवर का क्या कहना है? ये ट्रेन ठीक होगी भी या नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टेशन यहाँ से 2 मील दूर ही होगा। शांत हो जाओ। हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो ले गए उसे। हम सब उस भालू की खुराक बनने वाले हैं। वो भालू नहीं था। भालू इस तरह नहीं चीखते। वापस आ गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आज विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं आलू फसल की। आलू की बुआई का समय बस बेहद करीब है, लेकिन इस बार हमने मौसम में कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं और ऐसे में हमारे किसानों को उसी उतार चढ़ाव के अनुसार कैसे अपनी फसल की तैयारी करनी है, आलू की फसल पर कोई विपरीत असर ना पड़े, इसके लिए वैज्ञानिक सलाह क्या है, कैसे अच्छे बीज आप अपने खेतों में डाल सकें, कैसे उनका अच्छा अंकुरण हो, कंद बेहतर हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक जो कि स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए इससे पहले हमने किस्मों के चुनाव की बात की, ब्रेक से पहले हमने ये भी जाना कि आलू को 2 भागों में करके ना आप उसको गाड़ें क्योंकि उससे संक्रमण हो जाते कई बार, लेकिन अब बात आती है कि अंकुरण अच्छा हो और वो कंद का निर्माण जो है वो बेस्ट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, जब आलू को आप कोल्ड स्टोर से, शीतगृह से निकालते हैं तो पहले उसको छायेदार स्थान में उसको फैला लेते हैं। फैला करके उसमें जो उसकी छटाई अच्छी से कर लें और छटाई अच्छी करके और फिर उसको बैग में या वैसे ही छोटे छोटे ढेर में वो ढक करके छोड़ देते हैं। तो एक 8 और 10 दिन के अंतराल पर देखेंगे तो बहुत अच्छा स्प्राउट उसमें, जिसको हम आँख बोलते हैं, वो बड़े अच्छे से निकला हुआ होता है। इसके बाद तब हमारे किसान भाई उसको ले जाएं, लगाने का काम करें। और दूसरी चीज़ यह है कि अंकुरण तो स्प्राउट जब अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपका जमाव जो है वो बेहतर होगा और जब जमाव अच्छा होगा तो हम कहते हैं कि लगभग आलू में 100% जो है वो जमाव हो जाता है। बहुत कम चांसेज होते हैं कि वो जमाव न हो। और इसमें इस बात का भी ध्यान दें कि जिस खेत में आलू को हमें लगाना है, बिजाई करनी है, उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए। और जैसे ही आलू की हम बिजाई कर लें और बिजाई करने के 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते 8 दिन के बाद जब उस आलू के जो कंद हैं उसके नीचे जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं जी जी। और इसके बाद तब हम एक पहली जो सिंचाई करते हैं वो अच्छे तरीके से करें, लेकिन आधी जो उसकी रिज है, वो जो मेड़ है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए और उसका जो सीपेज और रसाव है
उससे वो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी जाना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारी जो रीज है, जो मेड़ है, वो थोड़ा सा कंपैक्ट ना हो और जिससे बाद में आलू पड़ने में दिक्कत आने लगती है। और सिंचाई की जैसी अभी चर्चा हुई, यह डिपेंड करता है कि कैसी मृदा है। अगर मृदा हमारी बलुई होगी तो हमारे अंतराल कम होंगे, और अगर थोड़ी सी मृदा में बलुई कम होगा तो हमारे जो अंतराल हैं वो थोड़े से हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो नमी है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। और जब हमारा आलू की बढ़वार अच्छी हो जाती है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ऐसी दशा में हम देखेंगे कि फिर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन जब तापमान हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री होने की स्थिति होती है तो हम कहते हैं फ्रॉस्टिंग आने की संभावना, जिसको हम पाला कहते हैं, वैसी दशा में हमें हल्की सिंचाई करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब कंद निर्माण की बात आती है। कंद निर्माण के लिए एक आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है, उसको हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब बुआई करें तब हम मैक्सिमम तापमान को और मिनिमम को दोनों को जोड़ करके अगर 2 से हम डिवाइड करें तो अगर 25 डिग्री आता है तो हम मानते हैं कि वो उपयुक्त तापक्रम है। इसी तरीके से जब हमारा कंद का निर्माण होता है तो उसमें 18 से 20 डिग्री का जब टेम्परेचर होगा तब हमारा जो ट्यूबराइजेशन है, जिसको हम कंद बनना कहते हैं, वो लगभग वही 18, 20, 21, 22 के करीब में जब रहेगा तब हमारा कंद का निर्माण शुरू होगा। और कंद की बल्किंग के लिए यह पीरियड जितना लंबा होगा उतना अच्छे से हमारे कंद जो है बनने के बाद कंद की बढ़वार अच्छी होगी, और कंद की अच्छी बढ़वार होगी इसीलिए, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देते हैं, और ये अपने हाथ में तो नहीं है, कि जितना हमें सनी डेज मिलेगा, जितना हमें सूर्य की रोशनी अच्छी मिलेगी, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं, जो उनकी पत्तियां हैं, उसमें जो क्लोरोफिल है और जिसके कारण भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, वो बहुतायत होगा, अच्छे से होगा। देखा ये जाता है कि जब हमारा पीरियड है उसी में कभी कभी 10 से 15 दिन बहुत ही लंबे समय में कोहरा पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉग। फॉग होने पर पूरे दिन हमें सूर्य जो है दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी दशा में थोड़ी सी हमारी जो बढ़वार है वो प्रभावित होती है। लेकिन ये आलू एक ऐसा फसल है कि भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर होता है। जैसे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो हमारे प्रसंस्करण युक्त प्रजातियां हैं उसकी बहुतायत खेती होती है। वहाँ ये समस्याएं फाग की सब चीज़ों की नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करते हैं, वो बीज आलू के लिए है, और हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ तो बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार होती है, और यहाँ से हम दूसरी जगह भेजते हैं जहाँ आलू नहीं पैदा होता है। तो हमारे देश में विभिन्न तरह की जलवायु हैं, विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जब प्रसंस्करण युक्त प्रजाति है उसके लिए लो तापमान कम होना वो अच्छा नहीं माना जाता। वैसी दशा में उसकी ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ अच्छे नहीं होंगे, और उसमें जो एक शर्करा होती है, रिड्यूसिंग शुगर की हम बात करते हैं, उसकी भी मात्रा बढ़ती है, और वो हमें कम होनी चाहिए जब हम प्रसंस्करण युक्त प्रजाति की हम बात करते हैं। जी। तो इस तरीके से हम आलू को अच्छी खेती करने के लिए इन बातों को ध्यान दें। जी बबीता जी, अब सिंचाई प्रबंधन पर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया था सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए और उसके जो प्रमुख नियम क्या है आलू की फसल में सिंचाई के। देखिए, जो आलू की फसल होती है अमूमन जो है 90 से 100 दिन तक की होती है। अगर हम प्रसंस्करण की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो वो 120 दिन तक हम आलू की फसल को ले जाते हैं। अगर मैं शुरुआत से ही शुरू करूंगी कि सिंचाई के लिए, तो सबसे पहले खेत को अच्छे से जोतकर उसकी पलेवा जो है कर लें। पलेवा करने के बाद जो बीज का अंकुरण होता है वो बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद जो है हम पहली जो सिंचाई करेंगे बुआई के बाद, वो 10 दिन के बाद जो है हम बिजाई के बाद हम कर देते हैं।
और इसी तरह से आलू के लिए जो है 5 से 6, और या फिर जैसे कि अभी डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया, अगर भाई बलुई मिट्टी है तो 5 से 6 में काम चल जाएगा। अगर हमारी मिट्टी यानी कि थोड़ी हार्ड किस्म की है तो जो है उसमें 7 से 8 जो है सिंचाई हो जाती हैं। और सिंचाई सही तरीके से देना, यानी कि जैसे हमने शुरू में पलेवा कर लिया, फिर हमने रिज बना ली, रिज के बीच में जो है सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। और जो रिज की जो सिंचाई होगी वो आधी रिज तक ही करेंगे, और उसकी जो है नमी जो है धीरे धीरे वो आलू में ऊपर तक आ जाती है। और जैसा कि अभी हमारे किसान जो हैं रोहित जी, इन्होंने भी बताया कि स्प्रिंकलर विधि से अगर हम सिंचाई करते हैं तो उससे जो है काफ़ी अच्छी जो है मतलब उपज हमें मतलब मिलती है। तो सिंचाई एक विशेष आलू के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि 6 से 7 सिंचाई में हमारी पूरी फसल अवधि 90 से 100 दिन तक की कंप्लीट हो जाती है। जी रोहित जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आप बीते 4 सालों से आलू की खेती कर रहे हैं, और हम ये भी समझते हैं कि एक और बड़ी चुनौती है जो अमूमन हम ऐसी फसलों में देखते हैं, वो है खरपतवार। हम अच्छे पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं पोषक तत्वों में सेंध लगा देते हैं, मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और वो उस तरह का हमें परिणाम नहीं मिल पाता है। ये आपके क्षेत्र में क्या एक समस्या है? क्या आप भी इस समस्या से दो चार होते हैं? ये समस्या पहले स्टार्टिंग में किया तो आती थी, अभी थोड़ा इसमें सुधार किया गया है। जब से स्प्रिंकलर यूज़ किया हमने तो उससे कम नमी रहती है, आलू के लिए प्रॉपर नमी रहती है, तो उसके अंदर खरपतवार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी। और स्प्रिंकलर से ऐसा होता है कि जैसे हमें फर्स्ट टाइम उसे फर्टिलाइज़र देना है, फर्टिलाइज़र देना है जो खरपतवार के लिए, तो हम आलू उस टाइम उग नहीं पाता, तो हम स्प्रिंकलर से ही फर्स्ट खरपतवार की दवाई उसे लगा सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। खरपतवार की संख्या बहुत कम रहती है जी जी। और लगातार जैसे कि उसमें 3 से 4 सिंचाई होने के बाद ये खरपतवार खुद ही कम हो जाता है। और जैसे कि आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि पाले का असर, पाले को कम करने के लिए स्प्रिंकलर का होना अत्यंत ज़रूरी है। सबसे मेन उसी का मकसद रहता है कि पाले को कम करना, सुबह सुबह 5 मिनट चलाना, और पूरे दिन के लिए पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अब आपसे मैं इसी पर जानना चाहूँगी, जैसा कि रोहित जी बता रहे हैं कि पहले से ये समस्या कम हुई है, तो ऐसे में हमारे किसानों को खरपतवार जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए, विशेष तौर पर आलू की जो फसल है? किसान भाइयों, जैसा कि हमारे किसान साथी ने बताया, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आलू में खरपतवार का जो प्रबंधन है वो शुरुआती दौर में वो नुकसान करता है। उसके लिए आवश्यक है कि आलू की जब हम बिजाई कर लें जी, बिजाई के एक 7-8 दिन के बाद हम उसमें प्री इमरजेंस बीडीसाइड आता है, जैसे कई हैं, पेंडामेथिलीन है, ऑक्सीफ्लोरोफेन है, एट्राजीन है, म्यूट्रीब्यूजीन है, उसके मात्रा है। जैसे हम अगर पेंडामेथिलीन की बात करें तो 1 kg जो है उसके सक्रिय तत्व होने चाहिए, और 3.3 kg हमारा पेंडामेथिलीन का जो व्यावसायिक ट्रेड होगा वो प्रयोग करेंगे। 800 लीटर पानी में हम उसको मिला करके और बड़े अच्छे से ड्रेंचिंग कर देंगे, तो शुरुआती दौर का जो हमारा जो अभी चर्चा हो रही है कि खरपतवार से हम निजात पाएंगे। और इसके बाद जब आलू बढ़ जाता है तो फिर खरपतवार से आलू की फसल को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। अभी एक चर्चा जो आप लोगों ने इसकी स्प्रिंकलर की, किसान भाइयों बहुत अच्छी चीज़ है माइक्रो इरिगेशन। स्प्रिंकलर ही नहीं, हम अगर बात करें तो हमारा जो स्प्रिंकलर के साथ साथ जो हमारा दूसरा एक है बूंद बूंद की से हमारी जो सिंचाई की हम बात करते हैं, और टपक सिंचाई की बात करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। इसमें अगर हम गुजरात की बात करें तो पूरी आलू की खेती उनकी माइक्रो इरिगेशन बेस्ड है। लेकिन एक बात की बहुत इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्प्रिंकलर की जब सिंचाई होती है तो माइक्रो क्लाइमेट बनता है, और उस माइक्रो क्लाइमेट में यदि लेट ब्लाइट की अपीयरेंस हो गई और लेट ब्लाइट का अगर आ गया तो वो पूरी की पूरी फसल को
और हमने खराब कर पीछे देती है। देखा भी है कि किसानों को इससे काफी ये नुकसान बहुत ही हुआ। इसके लिए दिक्कत है। जी जी अदरवाइज अगर हम बात करें तो माइक्रो इरिगेशन से बहुत फ़ायदे हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ती है। उसी का कारण है कि आज गुजरात प्रदेश की जो आलू की उत्पादकता है वो 30 टन के ऊपर है। 32 टन के करीब हमारे किसान सामान्य रूप से आलू को पैदा करते हैं। तो यह बहुत अच्छी है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की व्यवस्था जो कि आलू में करते हैं, और उससे बहुत अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि कैसे प्रबंधन किया जाए, और सिंचाई, देखिए बार बार बात वही आ रही है कि आलू में जो सिंचाई है उसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेट ब्लाइट के बारे में जैसा कि आपने बताया कि कई बार ऐसी बीमारियां भी आ जाती है। अब मैम, अगेती और पछेती जो कस्में हैं उनमें क्या अलग अलग तरह के रोग होते हैं या फिर एक ही जैसी ही बीमारी आने की आशंका रहती है? झुलसा के रोग की बात करें, ये हम देखते हैं कि काफ़ी आलू में होती है। अगर हम अगेती फसल की बात करते हैं तो अगेती जो फसल होती है उस वक्त जो है टेम्परेचर, यानी कि सितंबर में जब हम फसल लगाते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। यानी कि 24 से लेकर 34 तक का टेम्परेचर जो है अगेती फसल के लिए होना चाहिए, और उस वक्त जो है हॉपर और माइट का प्रकोप जो है रहता है। तो उस वक्त हमें फसल को जो है हॉपर और माइट से जो है बचाने की ज़रूरत है, और हम जो है उसमें सकिंग पेस्ट से भी उस वक्त हम बचाते हैं। सकिंग पेस्ट के लिए इमिडाक्लोप्रिड हम इस्तेमाल करते हैं। और अगेती फसल की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुख्य रोग जो है लगते हैं, हॉपर हो गया, बर्न हो गया। अगर हम मुख्य फसल में आते हैं तो उस टाइम पे जो है अमूमन ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। अगर बरसात का मौसम है तब ब्लाइट के आने का जो है खतरा रहता है, तो हमें उसका जो है पहले से ही प्रबंधन कर लेना चाहिए। पहले से ही जो है मैनकोजेब का स्प्रे हमें लेट ब्लाइट के लिए कर देना चाहिए। अगर मान लिया भी पूरे में अगर स्प्रेड हो जाती है, उसके बाद फिर हम जो है सिस्टमेटिक फंगीसाइड का भी जो है उसमें स्प्रे करते हैं। तो अर्ली में ज़्यादा बीमारी आती है और मध्यम अवधि में थोड़ा कम रहता है बीमारी का प्रकोप। जी रोहित जी, आप क्या बताना चाहेंगे बीमारियों के बारे में? कितनी बड़ी समस्या रहती है बीमारियों की? अभी इस बार ऐसा हुआ है 2 साल से लगभग कॉन्टैक्ट खेती की जा रही है। जैसे जेके कंपनी है, एक एग्रिस्टो है, इसके अंदर एग्नोमिस्ट पहले ही खेत पे विजिट करते हैं और बार बार उसे चेक करते हैं कि कब रोग आने वाला है, उसी से पहले उसके लिए रोग का उपचार किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को मतलब पीछे छोड़ दिया जाता है। ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग भी एक अच्छा तरीका है किसानों को उससे जोड़ने का। इस बार बहुत लोग जुड़े हैं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं रहता है कि कब बीमारी आएगी कब नहीं आएगी। वो समय समय पे जांच करते रहते हैं, मिट्टी की जांच कराना। जी जी। और जब नमी कम है तो उसके अंदर वहाँ पे मौसम सेंसर लगवा दिया जाते हैं कि कब इस खेत को पानी चाहिए, कब सिंचाई करनी है, कितनी करनी है। नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से। जी जी। चलिए, तो ये बात हुई कैसे हमारे किसान बीमारियों को भी समझ सकते हैं और कौन कौन सी रहती है, लेकिन अभी इस पर हम पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। और भी कई समस्या है आलू की फसल में, खासतौर पर कीट और बीमारियों के हमले की बात करें तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। चैनल पर
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आलू की फसल पर आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। और डॉक्टर राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं आलू की फसल में, और कई जैसे कि आपने बताया सिंचाई में अगर आपसे गड़बड़ी हो गई तो भी ये बीमारियाँ आ जाती हैं, और मोज़ेक की भी हम बात करते हैं, इससे भी हमारे किसान काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान भाइयों, बीमारी एक पक्ष है और दूसरा अगर हम कहते हैं कि कीट की बात, जी जी, दो चीज़ें, दोनों चीज़ें बिल्कुल। बीमारी को भी अगर हम वर्गीकृत करें तो एक सॉयल ट्यूबर बार्न डिजीज़ होता है, मृदा और कंद जनित रोग, और दूसरा विषाणु जनित रोग होते हैं। और इन दोनों को बाद और कुछ भंडारण के भी हमारे डिजीज़ होते हैं। तो अगर हम पहले चर्चा कर लें कि मृदा और कंद जनित रोग, तो इसमें जो हमारे रोग आते हैं उसमें जैसे ब्लैक स्कर्फ है, कॉमन स्कैब है, ये दोनों बहुत ही मतलब नुकसान करते हैं। ब्लैक स्कर्फ में क्या होता है कि जो कंद है वो कंद के ऊपर ऐसी संरचना बन जाती है कड़ी मिट्टी की तरह कि जिससे वो मार्केट में उसकी वैल्यू घट जाती है। और अगर ज़्यादा वो इंसिडेंस हो गया तो जब हम उसको पुनः बीज के रूप में लगाते हैं तो उसमें वो जब उसका जमाव होगा, जमाव कुछ के होने के बाद कुछ दिन के बाद जो उसकी डंठल है उसमें जो हमें फूड को, भोजन को ऊपर ले जाने वाले जो तना का है वाहिकाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं और पौधा टूट जाता है, गिर जाता है। और जो कॉमन स्कैब है ये बहुत ही एक तरह से स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज इसका जो हम रोगजनक है, और यह बैक्टीरिया से संबंधित है और यह भी बहुत ही नुकसान करता है। इन दोनों के लिए अगर हम प्रबंधन की बात करें तो हमारे किसान भाई जो आलू को अगर हम पहले इसको अगर हम ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं, तो हम लोगों के संस्थान ने एक बोरिक एसिड नामक दवा को बताया है जो कि आलू में कोल्ड स्टोर के रखने से पहले आलू को हम उपचारित करके रखते हैं, और जब निकालते हैं इसके बाद फंजीसाइड से ट्रीट कर लेते हैं, मोन्सरीन से भी ट्रीट कर लेते हैं, और इसके बाद आलू लगाते हैं तो इनमें इससे बचत होती है। लेकिन जो कॉमन स्कैब है इसके लिए इस समय क्लोरीन डाइऑक्साइड की भी चर्चा हुई। इसके अलावा एक और दवा है जो हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और वो भी करीब करीब जो है 2% के करीब, उससे अगर हम ट्रीट करते हैं तो कॉमन स्कैब में कमी होती है। कॉमन स्कैब का रेजिस्टेंट कोई भी वैरायटी नहीं है, इसीलिए उसमें हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को रखना है और साथ में साथ जो ये दवा है इससे हम उपचारित कर लें। अब एक बीमारी होती है जिसको हम पिछेती झुलसा कहते हैं। पिछेती झुलसा बहुत ही ऐसी बीमारी थी कि एक समय में हम इसको कहते थे कि इपिडेमिक है। इपिडेमिक मतलब महामारी। एक बार आने के बाद हमारा जो पूरा आलू की फसल पूरी बर्बाद हो जाती थी और आर्थिक रूप से किसान जो है वो तबाह हो जाता था। लेकिन संस्थान ने एक मॉडल डेवलप किया है और उस मॉडल में मॉइस्चर और तापमान दोनों से पता चल जाता है कि अगर आर्द्रता है हमारी 100% के करीब, 90% के करीब, और साथ ही साथ अगर तापमान हमारा कम है और हमारे मौसम में क्लाउडी है और छोटी छोटी जो है झींसे की साथ बरसात हो रही है, 24 घंटे ये चीज़ें बनी हुई है, तो ये माना जाता है कि लेट ब्लाइट जो है वो आने वाली है। इसके लिए हम मैंकोजेब का 0.2 से 0.2 करीब जो है 0.25% का घोल बना लेंगे 2 से 2.5 kg का, और 700-800 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे कर दें तो बचत हो जाएगी। लेकिन अगर संभावित है कि आ चुका है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास 2-3 तरह की दवा होनी चाहिए जिससे कि रेजिस्टेंस न डेवलप हो। एक बार हम जो है इसको कर लेते हैं प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर, फिर डाइमिथोमार्फ को हम प्रयोग कर लेते हैं, तो इस तरह से बच सकते हैं। अब हम मोज़ेक की अगर बात करें, मोज़ेक की बीमारी किसी जो वेक्टर से फैलती है, और वो वेक्टर कौन से हैं अगर हम बात करते हैं आलू में, तो एफिड और दूसरा व्हाइट फ्लाई। और इस दोनों के लिए सकिंग पेस्ट के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवा है
जिसका 17.8% के करीब जो सॉल्युबल लिक्विड होता है HCl, उसको हम जो पानी में मिला लें तो हम बताएंगे आपको कि 1 ml दवा में 3 से 4 लीटर पानी, मतलब 50 ml की अगर शीशी है तो 200 लीटर पानी में हम उसको मिला लें और मिला करके उसको हम छिड़काव कर दें, तो इससे जो हमारा वेक्टर है उसको हम रोक सकते हैं। इसके बाद और जो है, अगर हम स्टोरेज पर जाते हैं वैसे भी है, तो हमारा ड्राई राट है, सॉफ्ट राट है, इससे भी प्रभावित है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो फसल की शुरुआत है, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और इन चीज़ों को ध्यान दे करके और हम अपने अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब हम ये भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में जैविक खेती को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है और आलू में भी कई किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। आलू में क्या जैविक प्रबंधन उतने कारगर हैं और कैसे किया जा सकता है इसे? आलू में जैविक प्रबंधन करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का भी है, अब नेचुरल खेती के ऊपर काफ़ी जोर है। तो जैविक प्रबंधन हम इस प्रकार कर सकते हैं, शुरू में जो है हम वर्मी कंपोस्ट भी हम अपने खेत में डाल सकते हैं, FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसको भी हम अपने खेत में डाल सकते हैं, और उसमें जो समुचित जो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी वो भी हम अच्छे से जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट रहेगा, ट्राइकोडर्मा विरिडी एक आता है, ये जैविक उत्पाद है और इससे हम जो है सीड को ट्रीट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करके तब हम जो है आलू के बीज को इसमें लगा सकते हैं। और जो समायोजित हमारी प्रैक्टिसेस रहेंगी, समय समय पे निराई गुड़ाई और जो है उसमें ट्रैप वगैरह लगा के, जो लाइट ट्रैप होते हैं, या फिर साथ में हम गेंदे की खेती कर देंगे साइड में, तो उससे भी जो उसकी इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो एक वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। तो कलरफुल जो है फ्लावर लगा के भी हम अच्छे से जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैविक खेती को हम इंसेक्ट से जो है बचा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। जी जी, रोहित जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जो हमारे किसान जैविक खेती अपना रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी ये प्रचलित हो रही है? हाँ, पहले शुरुआत से ही जैविक खेती के जो गुण है उसमें मिक्स किए जाते हैं। जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, पहले उसे अच्छी तरह से खेत में फैला लिया जाता है, उसके बाद जुताई की जाती है और मिक्स करने के बाद जो फर्स्ट जर्मिनेशन होता है वो उसी का होता है, और उससे जितना अच्छा जर्मिनेशन होगा पौधा उतना ही अच्छा चलेगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ से जुड़ना चाहिए, जो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी और पौधे खेत के अंदर ज़्यादा नज़र आए, तो उसके लिए चुनाव उसी का करना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, बबीता जी और रोहित जी, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं। आप सभी स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की। आलू की फसल की हमारे किसान जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए तस्वीर थोड़ी और साफ हो गई होगी और बेहतर फसल वो प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श। अगर आपके कोई सुझाव हैं और या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम विचार विमर्श करें, तो आप हमें अवश्य बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर पाते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, vicharvimarsh08@gmail.com। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड अभी आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, या फिर जो हमारा यूट्यूब ID है, इसे आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ विचार विमर्श के अलावा भी तमाम कार्यक्रम जो कि DD किसान पर प्रसारित होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं है। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। गुजरात के कच्छ जिले के खुशहाल किसान
बिना बैंक लोन अंजार के किसानों का कमाल। कैस्टर, जीरा और मूंगफली में कमाया नाम। इस रविवार अंजार के किसानों की दास्तां। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। ये चीज हाथ लगनी थी तो फिर इतना सब कुछ किया क्यों उन्होंने? अकर्चा वही है जहाँ उसे बहुत पहले होना चाहिए। मीरा और अरविंद का ब्रेकअप हो चुका है। वर्षा, मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। बहुत पसंद है। हमें डील करनी होगी। उन्होंने छोटी बच्ची का खून किया, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं निक? तुम ये केस जीत सकते हो। नहीं, मैं चांस नहीं ले सकता। नाइंसाफी करने से थोड़ा सा इंसाफ बेहतर है।
मेरे करियर का बेस्ट डे है, मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदलने वाला है। क्योंकि जब मुंबई के कस्टम डिपार्टमेंट में इस पार्सल को चेक किया जा रहा था तो इसमें से कुछ इलीगल आइटम्स मिले। इलीगल आइटम्स? ये एक बात गौर कीजिए, क्रिमिनल ने पहले आईवीआर कॉल के थ्रू कैसे राधिका के दिमाग में ये डाल दिया कि उसका कोई कुरियर वापस आया है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैंने वो पार्सल नहीं भेजा है। जब हमारी टीम आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाएगी ना, अपना स्टेटमेंट तभी दीजिएगा आप। राधिका एक एक करके चुंगल में फंसती जा रही थी और उसको एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब झूठ हो सकता है। अगर आप इस केस से बरी हो जाएंगी तो आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा ना, ब्याज समेत। 3 घंटे में करीब से करीब उन्होंने 10 लाख तुमसे ट्रांसफर करवाए। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।